मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। ऐसी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो प्री 2026 एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली खबर है धन धान्य कृषि योजना को लेकर। कैबिनेट ने इस योजना को स्वीकृति दी है और देखिए, चूंकि ये सीधे सीधे कृषि से जुड़ी हुई योजना है और इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है, इसलिए यह योजना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। थोड़ी सी बातें करते हैं कि इस योजना के प्रोविजंस क्या हैं। इसका पूरा नाम है एग्जैक्ट प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। चूंकि नाम में प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है योजना के नाम में, तो सीधी सी बात है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। बाद में फिर राज्य सरकारों का इसमें कितना योगदान होगा अब ये स्पष्ट नहीं है, तो शायद हमारे लिए जानना जरूरी भी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें दो शब्द हैं धन धान्य। सामान्यतया धन धान्य का उपयोग किया जाता है समृद्धि के लिए, लेकिन यहाँ जो धान्य शब्द है वह कहीं ना कहीं धान से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संबंध केवल धान से नहीं है। धन धान्य चूंकि दोनों शब्द है, इसका मतलब है टोटल कृषि। कृषि के अंतर्गत जिन भी फसलों की बुआई होती है उन सब का संबंध इस योजना से है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये कि इस योजना के अंतर्गत टोटल देश के 100 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट। और ये 100 डिस्ट्रिक्ट कौन से होंगे? ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स वे होंगे जहां लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, यानी कि जहां जो कृषि व्यवस्था है वो बहुत पिछड़ी हुई है, या यूँ कह लीजिए कि वहाँ जो कृषि की उत्पादकता है वो बहुत कम है। और इसका एक प्रमाण इस बात से भी मिल सकता है कि वहाँ के जो किसान होंगे वो बहुत कम लोन लेते हैं, वो फसल भी बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि वहाँ की ज़मीन इसी तरह की होगी। तो ऐसे 100 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। यह योजना 6 सालों के लिए होगी। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम एक जिले का चुनाव निश्चित तौर पर किया जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए टोटल 2400 करोड़ रुपए रखे गए हैं सालाना, और यह योजना 6 सालों तक चलेगी। जब मैं अभी योजनाओं के बारे में बात कर रहा था, तो क्या आपके दिमाग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में कोई बात आई? आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये नीति आयोग ने लागू किया था, नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर, और उसमें भी यही है कि हमारे देश के जो जिले जो बहुत पिछड़े हुए हैं उन्हें कैसे आगे लाया जाए। तो मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार जो इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही है, जिसका जोर जो बहुत पिछड़े हुए ज़िले हैं, जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जो बहुत पिछड़े हुए शहर हैं, उन पर विशेष फोकस कर रही है, तो ये ज़्यादा व्यवहारिक होगी। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। फ्रेंड्स, जो दूसरी न्यूज़ है वह एक सकारात्मक खबर है। सकारात्मक खबर इस मायने में, आप जानते हैं कि भारत सरकार पिछले कई सालों से लगातार स्वच्छ ऊर्जा के लिए काम कर रही है। जब हम कहते हैं स्वच्छ ऊर्जा, तो उसका मतलब क्या हुआ? स्वच्छ ऊर्जा का मतलब है ऐसी ऊर्जा जिससे प्रदूषण नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे थर्मल पावर, जब कोयले से बिजली बनाई जाती है तो आप देखिए कि उससे कितना धुआं निकलता है। जो थर्मल पावर है वो शायद कार्बन उत्सर्जन के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत सरकार ने खासकर जो सीओपी के सम्मेलन होते हैं दोस्तों, उसका एक सम्मेलन हुआ था 2021 में ग्लासगो में। ये सम्मेलन याद रखिएगा,
ग्लासगो में 2021 में जो जलवायु सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई घोषणाएं की थी। उसमें एक घोषणा ये थी कि हम 2030 तक अपने कुल बिजली उत्पादन में 75% स्वच्छ ऊर्जा को शामिल कर लेंगे। स्वच्छ ऊर्जा, जिसे दूसरे शब्दों में गैर जीवाश्म ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसमें फॉसिल्स का उपयोग नहीं होगा। हमने लक्ष्य दिया था 2030 तक का, और खुशी की बात यह है कि इस लक्ष्य को भारत सरकार ने 5 साल पहले यानी कि 2025 में ही हासिल कर लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। यहीं पर आपको एक आंकड़ा और ध्यान में होगा कि भारत सरकार ने सन 2070 तक नेट जीरो की बात कही है। नेट जीरो का मतलब है कि 2070 तक हम इस स्थिति में अपने आप को पहुंचा देंगे कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही कार्बन हम अवशोषित भी कर लेंगे। तो देखिए, अवशोषित करने की टेक्नोलॉजी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उत्सर्जित करने की तो है। खासकर यदि हम सोलर एनर्जी पर चले जाते हैं, विंड्स एनर्जी पर चले जाते हैं, हाइड्रो एनर्जी पर चले जाते हैं, यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा पर चले जाते हैं, तो उससे बहुत मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब उसकी जो टोटल ऊर्जा खपत है उसमें 50.1% जो ऊर्जा है वह स्वच्छ ऊर्जा हो गई है। एक आंकड़ा यहाँ मैं आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो कुल स्थापित बिजली क्षमता है अभी, वह है 484.8 गीगावाट है। यह 484, मोटे तौर पर आप याद कर सकते हैं 485, इसका 50%, अब आप देखिए कि हम एग्जैक्ट लगभग 50% पर हैं, उससे थोड़ा सा बल्कि अधिक ही है। 242.8 242.8 गीगावाट, अगर टोटल का परसेंटेज निकालेंगे तो वो आएगा 50.1%। 242.8 गीगावाट बिजली हाइड्रो से, सोलर से, विंड से, बायो से और न्यूक्लियर जैसे गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं आपको एक दो आंकड़े और देना चाहूँगा। मेरी समझ से मेंस की दृष्टि से ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी भी हमारी पूरी की पूरी एनर्जी में डेफिनेटली थर्मल पावर का योगदान बहुत अधिक है, लगभग 50% है ही है। जो 50% बच गया वो थर्मल पावर है। दोस्तों, जो स्वच्छ ऊर्जा है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का, लगभग 38%। हम और डिटेल में नहीं जाते, लेकिन चूंकि परमाणु ऊर्जा की कभी कभी बात आ जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक एनर्जी से हम अपनी ज़रूरत का कितना प्रतिशत पूरा कर रहे हैं। अखबारों में आपको कभी कभी 2% पढ़ने को मिलता होगा, 2%। ये एग्जैक्ट है 1.81%। 1.81% अभी हम जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उसमें एटॉमिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, अब जो अगली खबर है वह खबर स्वच्छता अभियान को लेकर है। आपको मालूम है कि हर साल बताया जाता है कि कौन सा शहर हमारे देश का स्वच्छता में प्रथम है, कब दूसरा है, तीसरा है। तो इसकी घोषणा हो चुकी है। तो जो स्वच्छता में जो पहला स्थान मिला है वह मिला है अहमदाबाद को। बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला स्थान मिला है अहमदाबाद को, जहाँ से मैं आपके लिए ये प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ, यानी कि भोपाल को। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और तीसरा स्थान मिला है लखनऊ को। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्थान अहमदाबाद को, दूसरा भोपाल को और तीसरा लखनऊ को। यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि इस बार की जो थीम थी, स्वच्छता की जो थीम रही है वो रही है 3R। 3R, 3R समझ लीजिए। वो आर कौन कौन से हैं? रिड्यूस, यानी कि जो शहर को गंदा करते हैं ऐसी वस्तुओं को रिड्यूस कीजिए, उनका उपभोग कम कीजिए। रिड्यूस,
रीयूज। और जो गंदगियां बन गई हैं, तैयार हो गई हैं, कोशिश कीजिए कि उनका आप फिर से उपयोग कर सकें। यदि हम फिर से उपयोग करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो ऑलरेडी कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है उसका यूज़ भी हो जाएगा। देखिए, यहाँ रीयूज़ करने से क्या मतलब है? जनरली हम करते क्या है, यूज़ एंड थ्रो। पानी की बोतल खाली हो गई, फेंक दो। डब्बा खाली हो गया, फेंक दो। हम यही करते हैं। इसमें कहा गया कि रीयूज, यदि उनका फिर से उपयोग किया जा सकता है तो उनका फिर से उपयोग कीजिए। और अगला है रीसाइकिल, यानी कि अब जो कचरा निकल गया है आप देखिए कि कैसे उसे रीसाइकिल कर सकते हैं। तो ये है 3R: रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल। सीधी सी बात है कि जब ये काम किए जाएंगे तो शहर अपने आप ही स्वच्छ रहने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और मुझे लगता है कि जो जितनी खबरें हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल इसके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।